हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल स्टडी के पर हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। आज का टॉपिक है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। इस टॉपिक पर कैसे कैसे क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला हमसे क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन दे देगा, उसमें पूछेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरे में पूछेगा कुल गुणनखंडों या भाजकों की संख्या। क्या होता है अभाज्य गुणनखंड और क्या होता है कुल गुणनखंड या भाजक क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और तीसरा टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है समभाजकों की संख्या ज्ञात करना। चौथा पूछेगा विषम भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। पांचवा कुल गुणनखंडों या भाजकों का योगफल। एक तो पहला हमसे पूछेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, और तीन में हमसे ये पूछेगा कुल गुणनखंडों की संख्या, समभाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या। और तीन में क्या पूछेगा, जो कुल गुणनखंडों की या भाजकों की संख्या हम निकाले रहेंगे उनका योगफल बताइए। और जो समभाजक निकाले रहेंगे उनका योगफल बताइए। जो विषम भाजक निकाले रहेंगे उनका योगफल बताइए। आइए एक एक टॉपिक को हम देखते हैं। सबसे पहले टॉपिक की चर्चा करें तो हमसे पूछेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, या अगर हम आपको बताएं क्या होता है अभाज्य गुणनखंड, भाजक और उनका योगफल, कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, एक उदाहरण लेके आपको समझाते हैं। अभाज्य संख्या हम लोग पिछली पहले या दूसरे क्लास में हम लोग पढ़े थे कि वे संख्याएं जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी धनात्मक संख्या से पूर्णतः डिवाइड नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। और कुल गुणनखंडों या भाजकों की संख्या अर्थात भाजक क्या होता है? वे संख्याएं जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती हैं, उसे क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। जैसे अगर हम आपसे एक नंबर लिखते हैं, एक नंबर हमारे पास है जैसे 42, कोई एक नंबर ले लिए, एक संख्या है 42। अब इसी 42 में हमसे क्या, यही सातों चीज हम निकाल के देखते हैं क्या क्या पूछेगा। हमसे पूछेगा इस 42 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो कैसे निकालेंगे? अगर हमसे पूछा जाए इस 42 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो अब 42 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 42 को डिवाइड करेंगे, सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। ये 2 से कटेगा। अब हमेशा अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या से ही भाग दिया जाता है। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2। एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। और 2 को सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 11, 13, ऐसे डाट 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 अनंत तक। इन्हीं संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो गुणनखंड में इन्हीं संख्याओं को ही काउंट करेंगे। तो सबसे पहले अगर इसको 2 से डिवाइड करें तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। अब किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21। और ये किससे कटेगा? 7 एक कम 7। तो अगर हम कहें 42 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा जाए, हमसे अगर पूछा जाए कि 42 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? तो 42 के अभाज्य गुणनखंड देखिए, तो 42 के पास हमसे क्या क्या मिला है? 2 मिला है, 3 मिला है और 7। 2 3 6 7 42। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई? 3 हुई। अब अगर हमसे ये पूछेगा, इसमें दूसरा क्वेश्चन भी हमसे कर सकता है कि कुल गुणनखंडों या भाजकों की संख्या। भाजक क्या होता है अर्थात गुणनखंड या भाजक? तो मेरी बात समझिएगा, ये तो पहला था अर्थात अभाज्य गुणनखंड। अगर हमसे भाजक की चर्चा करें, किसकी चर्चा? भाजक के बारे में पूछा जाए, 42 के कुल भाजकों की संख्या बताइए। अर्थात भाजक वे संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देते हैं। किसी भी संख्या का सबसे पहला भाजक कितना होता है? 1 होता है। किसी एक से 42 डिवाइड हो जाएगा, उसके अलावा किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा। और किससे कटेगा? 3 से कटेगा। और कोई भी संख्या अगर 2 3 से कट रही है तो वो किससे कट जाएगी? 6 से भी कट जाएगी। किससे कटेगी?
6 से कट जाएगी, और किससे कटेगी? 7 से कट जाएगा, और 42 किससे कट जाएगा? बोलिए, और 42 कटेगा, 14 से कट जाएगा, और किससे कटेगा? और 42 21 से कटेगा, और 42 से कटेगा। ठीक है ना। तो अगर अब हमसे पूछा जाए 42 के कुल सभी भाजकों का कुल भाजकों की संख्या बताइए, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल कितने भाजक होंगे इसके? 8 भाजक होंगे। ये हमसे दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरा हमसे क्या पूछेगा? तीसरा हमसे पूछेगा कि सम भाजकों की संख्या बताइए। सम का मतलब इसमें सम संख्याएं कौन कौन सी है? 2 है, 3 है, 14 है और 42। तो सम भाजक कितने हैं? 1 2 3 4। 4 इसके कितने हैं? सम भाजक हैं। और हमसे ये भी पूछेगा इसके विषम भाजकों की संख्या बताइए। तो विषम कौन कौन है? 1 है, 3 है, 7 है और 21 है। और हमसे क्या पूछेगा? पांचवा हमसे क्या पूछ सकता है कि कुल गुणनखंडों या भाजकों का योगफल भी बताइए। तो इनको हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। जितने भी भाजक आए हैं इनको हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। और छठा टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि सम भाजकों का योगफल, जो सम संख्या है केवल उनका जोड़फल बताइए। और सातवें टाइप में क्या पूछेगा? विषम भाजकों का योगफल, जो विषम संख्या है 1 3 7 और 21 का ही योगफल निकालेंगे। ऐसे हमसे 7 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए एक एक टाइप पर हम क्या करते हैं, सवाल को देखते हैं कैसे कैसे सवालें पेपर में आती हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? अभाज्य संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं? सबसे पहली सवाल है कैसे निकालते हैं, इसको हम पीछे देख लिए। सबसे पहली सवाल हमारे पास है कि 72, क्या लिखा गया है? 72 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 72 का गुणनखंड करेंगे। 72 किससे कटेगा? 72 सबसे पहले किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या 2 से कट जाती है। तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इससे, इसलिए सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। 2 तिहाई 6 1 7, 2 छंग 12, पुनः 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 कम 2 और 2 8 16, अभी भी 2 से कटेगा। 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 1 कम 3। तो देखते हैं 72 के गुणनखंड कौन कौन से हुए? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो हमसे पूछा गया है कि 72 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको बताइए 72 में कुल कितने गुणनखंड हैं? तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 5। तो इस पहली सवाल का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 5। पहली सवाल अर्थात 72 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 5। और भी अगर इसको हम लगाना चाहे तो ऐसे भी लगा सकते थे। 5 को काउंट करना है तो कुछ इस तरीके से भी काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 करके आप काउंट कर लिए। अगर इस घात में सवाल होती कुछ इस प्रकार से, 2 की घात 3 गुणे, इसको लिख सकते हैं 3 की घात 2। अगर घात में सवाल अगर ऐसे आ जाए, अगर हमसे पूछे इसमें कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो आप क्या करिए? अगर जो भी आधार हो अगर वो पहले से अभाज्य है तो हम क्या करेंगे? केवल घातों को क्या करेंगे? घातों को जोड़ लेंगे। केवल घातों को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। 2 की घात कितनी है? 3 और 3 की घात कितनी है? 2। तो 3 2 कितना होता है? 5। तब भी हमारा आंसर कितना आएगा? 5। तो 72 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 5। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि 80 की घात, क्या कह रहा है? 80 की घात, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है 80 की घात 10। 80 की घात कितनी है? 10 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, 80 का गुणनखंड करेंगे। 80 का गुणनखंड करते हैं, यहाँ पे देखिए 80 किससे डिवाइड होगा? सबसे पहले 2 से। 2 चौके 8, 40 हो गया। 40 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, 20 हो गया। 2 1 कम 2, 2 से अब भी कटेगा। 2 पंचे 10 और 5 1 कम 5। तो 80 का गुणनखंड क्या हो गया?
दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो, दो दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और पंचे 80। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। और पूरे की घात क्या लिखी गई, पूरे की घात क्या है 10, 10 ऐसे के जैसे का तैसा वैसे नोट कर देंगे। अब देखिए 2 की घात 2 कितनी बार है, तो आप कहेंगे 2 जो है वो 4 बार है, 4 लिखेंगे। गुणे 5 कितनी बार है, 1 बार। घातांक में क्या होता है, इस घात का इस घात में क्या हो जाता है, गुणा हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो 40, 4 का अगर 10 में गुणा करेंगे 10 चौके कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और 1 का 10 में गुणा करेंगे 10 एक कम 10 हो जाएगा। हमने कहा जब आधार हमारा अभाज्य हो तो घातों को क्या करते हैं, हम घातों को क्या करते हैं, घातों को जोड़ लेते हैं। चलिए जोड़ लीजिए, यहाँ 2 की घात कितनी है 40 और 5 की घात कितनी है 10, तो 40 और 10 कितना होता है, 40 10 कितना होता है 50। तो इस सवाल में अर्थात 80 की घात 10 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 50 होगी। आप इसको एक और भी तरीके से लगा सकते हैं, दूसरा तरीका देखते हैं, ध्यान से देखिए। यहीं पे ध्यान से देखिए, जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं आप काउंट कर लीजिए कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, 1 2 3 काउंट करिए। तो आप क्या काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, नीचे जो लिखा गया वो 5 है और घात कितनी लगी है 10। केवल आप क्या करिए, जितने भी अभाज्य आधार में जो भी अभाज्य गुणनखंड है उनको काउंट करिए और घात से डायरेक्ट क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई अर्थात गुणा कर देंगे तो 10 बचे कितना होता है 50। तो बताइए, इससे पहले जो टाइप था वो भी अच्छा था लेकिन थोड़ा सा लंबा था, लेंदी था, इससे लगाएंगे तो जल्दी से आ जाएगा। तो 80 की घात 10 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 50। आप इस तरीके से लगाएंगे तो जल्दी से हो जाएगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 52 की घात 10, 26 की घात 5 और 51 की घात 20 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है कि 52 की घात 10 गुणे 26 की घात 5 गुणे 51 की घात 20 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो वही काम करेंगे, 52 का गुणनखंड करेंगे, 13 चौके 52, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 गुणे 13 की घात क्या लगा देंगे 10 गुणे 26, 13 दूनी 26, 2 गुणे 13, 2 गुणे कितना 2 गुणे 13 की घात 5 गुणे 51, 17 त्रिक 51 की घात 20। हमने आपसे कहा अभी थोड़ी देर पहले कि आप क्या करिए, केवल आधार में अभाज्य संख्याओं को काउंट करिए। यहाँ काउंट करेंगे तो 1 2 3, कितने अभाज्य गुणनखंड हैं 3, यहाँ कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं 2। तो आप क्या करेंगे, घात में केवल इन जो हमारा 3 आया इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का किस में गुणा करेंगे 2 में गुणा करेंगे, 20 का गुणा किस में करेंगे 2 में गुणा करते हैं, 10 तिहाई 30। अर्थात इस 52 की घात 10 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं 30 प्लस और 5, ये जो 26 की घात 5 है इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, तो आप 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूनी 10 और 51 की घात 20 में 20 दूनी 40 अभाज्य गुणनखंड है। टोटल कर लेते हैं तो 30 10 40 और 40 80। तो इस सवाल में सवाल नंबर 3 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 80 होगी। इसका आंसर कितना होगा 80। ऐसे ही सवाल आपसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने पर आपसे सवाल पूछेगा टेट या सुपर टेट में। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारे पास है कुल गुणनखंडों, या चाहे आप कहिए कुल गुणनखंडों या भाजकों, दोनों एक ही नाम है, कि संख्या ज्ञात करना है कि कुल गुणनखंडों या भाजकों की संख्या बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन
लिखा गया 100 के कुल गुणनखंडों या भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने बताया था अभी भाजक क्या होता है, वे संख्याएं जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है उसे क्या कहते हैं, हम भाजक कहते हैं। अगर हम 100 के क्या निकालें, 100 के क्या निकालें, भाजक निकाल रहे हैं हम लोग, क्या निकाल रहे हैं, भाजक या गुणनखंड, ठीक है ना। तो 100 का भाजक हमने बताया किसी संख्या का सबसे पहला भाजक क्या होता है, 1। 100 जो है वो 1 से कट जाएगा, और किससे कटेगा 100, और 100 कट जाएगा, 100 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं, 8 9, ये 10 से कट जाएगा, और किससे कटेगा, 20 से कटेगा, और 25 से कटेगा, और किससे कटेगा, 50 से कटेगा, और 100 से कटेगा। किसी भी संख्या का जो सबसे पहला भाजक होता है, किसी संख्या का जो सबसे पहला भाजक होता है वो 1 होता है, और किसी भी संख्या का सबसे अंतिम भाजक जो होता है वो स्वयं संख्या होती है। ये याद रखिएगा, किसी भी संख्या का सबसे पहला भाजक 1 होता है और अंतिम भाजक जो होता है वो स्वयं संख्या होती है। तो हमको बताना इसमें है कि कुल भाजकों की संख्या बताना, कि इसमें कुल कितने भाजक होंगे। तो काउंट कर लीजिए कुल कितने भाजक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कुल भाजकों की संख्या कितनी आ गई, 9। ये सवाल छोटी थी तो हम ऐसे निकाल लिए। अगर यही सवाल जो 100 था ये 1000 हो जाता, या 10,000 हो जाता, या कुछ और हो जाता, 36,000 20,000 कुछ भी हो जाता, तो ऐसे काउंट करने में हमको क्या होती, असुविधा होती, और इसको काउंट करते लगाते प्रॉब्लम होती कि कौन संख्या किससे डिवाइड होगी। इसके लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा और उसको याद करिएगा। ध्यान से देखिए उस फार्मूले को। अगर हमसे पूछा जाए कुल भाजकों की संख्या, क्या पूछा जाए, कुल भाजकों की संख्या, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम अपनी सवाल जो भी हमारी सवाल रहेगी उस सवाल को हमेशा अपने सवाल को हम इस रूप में लिखेंगे। हमारी सवाल कुछ इस रूप में होनी चाहिए, किस रूप में, a की घात p गुणे b की घात q गुणे c की घात r। जहां a b c क्या है, अभाज्य संख्याएं होंगी। a b c कैसी संख्याएं होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। आप इसको अभी देख रहे हैं, आपको थोड़ा कुछ भी लग रहा होगा लेंदी, लेकिन अगर एक बार फार्मूला याद कर लेंगे सवाल लगाने में क्या होगी, आसानी होगी। तो अगर हमारी सवाल a की घात p, b की घात q और c की घात r के रूप में है, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जब हमसे पूछा जाए, जो भी घात रहेगी उस घात में एक जोड़ लेंगे, p + 1 इंटू आगे क्या हो जाएगा, q + 1, ऐसे उसमें जोड़ लेंगे r + 1। अगर और संख्या होती तो उसमें भी ऐसे ऐड करके आगे बढ़ते। तो यही जितना भी इसका आंसर आएगा उतने ही क्या होंगे, भाजकों या गुणनखंडों की संख्या होगी। अगर हम इस फार्मूले से सवाल को लगाते हैं, ध्यान से देखिए, अगर हम इस फार्मूले से लगाएं, इसी सवाल को आप फार्मूला नोट कर लीजिए, हम मिटाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी फार्मूले से सवाल को लगाते हैं, ध्यान से देखिए। पहली सवाल 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 5 20, 5 100। अर्थात इसको लिख सकते हैं हम 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। हमारा फार्मूला क्या कहता है, हमारा फार्मूला कहता है a की घात p गुणे b की घात q गुणे c की घात r। अगर घात में जो हो, घात में एक जोड़ के लिखेंगे, घात में एक जोड़ के हमको आगे मल्टीप्लाई कर लेना है। q में एक जोड़ेंगे, q + 1, ऐसे r में एक जोड़ेंगे तो r + 1। चलिए वही काम यहाँ करते हैं। अगर हम 2 में एक जोड़ लेते हैं तो कितना, 2 1 कितना हो जाएगा, 2 धन 1। ऐसे इस 2 में अगर हम एक जोड़ दें फिर 2 धन 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 2 1 3 हो गया, यहाँ गुणा 2 1 3, 3 त्रिक का कितना हो गया, 9। और अभी हम थोड़ी देर पहले काउंट भी किए थे
कि 100 में कुल भाजकों की संख्या कितनी आई थी, 9। अगर आप इस फार्मूले से लगाते हैं तो आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, आंसर। इसी फार्मूले से हम लगाते हैं सवाल नंबर 2 को। देखिए सवाल नंबर 2, ध्यान से देखिए सवाल नंबर 2 लिखा गया है 120। सवाल नंबर 2 क्या है, 120 के कुल गुणनखंडों या भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 120 का सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड। तो 120 का गुणनखंड यहां कर लेते हैं। 120 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 छंग 12, अभी भी 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, अभी भी 2 से कटेगा, 15 दूनी 30। अब किससे कटेगा ये, अब ये 3 से कटेगा, 3 पछे 15, और अब 5 से कटेगा, 5 एकम 5। तो 120 का गुणनखंड हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 पंचे 120। हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1। तो अगर इसमें हमको निकालना है, क्या निकालना है, कुल भाजकों की संख्या। तो यहाँ क्या, जो घात में संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्या के, उसमें एक ऐड कर लेते हैं। तो 3 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। 1 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। पुनः 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 दूनी 8 8 दूनी 16। तो 120 में कुल गुणनखंडों या भाजकों की संख्या कितनी होगी, 16। तो दूसरे सवाल का आंसर कितना होगा, 16। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, समभाजकों की संख्या। क्या ज्ञात करना है, समभाजकों की संख्या ज्ञात करना। सेम जैसे अभी हम पढ़े थे कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करना, वैसे ही सवाल इसीलिए नहीं बदले ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको सवाल समझ में आ जाएगी। जैसे हम पिछले पहले लगाए थे कि 100 ही सवाल था, ये 100 के ही कुल गुणनखंडों की संख्या 100 में ही निकालेंगे सम, और 100 में निकालेंगे विषम, इसे में निकालेंगे इनका जोड़फल, कुल का और सम का और विषम का भी। सवाल सेम लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। घर पे आप किसी भी बुक से सवाल लगाइएगा, ना आए तो आप कमेंट में लिखिएगा, आपको वो सवाल बताई जाएगी। चलते हैं, सबसे पहली सवाल 100 के भाजक लिखते हैं। 100 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कट जाएगा, 5 से, और किससे कटेगा, 10 से कटेगा, और 20 से कट जाएगा, 25 से, 50 से, और 100 से। हम निकाले भी थे इसको पहले भी कि कुल भाजकों की संख्या पूछा जाए तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाजक आए थे। लेकिन हमसे यहाँ क्या पूछा गया है, समभाजकों की संख्या बताइए। समभाजकों या गुणनखंडों की संख्या बताना है। तो हमको बताइए इसमें समभाजक कौन कौन से हैं। तो आप कहेंगे ये 2 है, 4 है, 10 है, 20 है, 50 है और 100। तो समभाजकों की संख्या कितनी है, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 और 6। समभाजकों की संख्या कितनी होगी, 6। तो 100 के सम गुणनखंडों या भाजकों की संख्या 6। हमने कहा अगर सवाल ये छोटी है तो काउंट करके निकाल लेंगे, लेकिन सवाल बड़ी हो जाएगी तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम एक फार्मूला याद करेंगे। जैसे कुल भाजकों की संख्या में फार्मूला, सेम वही फार्मूला है, कोई अंतर नहीं है। ध्यान से देखिएगा फार्मूले को। अगर हमसे पूछा जाए समभाजकों की संख्या बताइए, क्या पूछा जाए, सम भाजकों की संख्या। समभाजकों की संख्या के लिए हमारी सवाल होनी चाहिए, हमने बताया हमारी सवाल होनी चाहिए a की घात p, b की घात q और c की घात r। ए बी सी अभाज्य संख्या होनी चाहिए, लेकिन ये था किसमें, कुल गुणनखंडों की संख्या में। लेकिन जब सम की चर्चा करें कि समभाजकों की संख्या, तो जहां ए रहेगा, जहां ये संख्या रहेगी, सम तभी होगा जब वो 2 का गुणज होगा। इसलिए कोई न कोई फैक्टर हमारा कैसा होना चाहिए, 2 की घात। जहां ए लिखा है वहां क्या होना चाहिए, 2 की घात p, b की घात q और c की घात r। फार्मूला वही, हम क्या करते थे, घात में 1 जोड़ते थे, घात में क्या करते थे, 1 जोड़ते थे। लेकिन जो 2 की घात में रहेगा उसको ज्यों का त्यों नोट कर लेंगे, उसमें 1 नहीं जोड़ेंगे, बाकी में 1 ऐड करेंगे। अगर q में 1 जोड़ा जाए तो q + 1
और r में अगर 1 ऐड करेंगे तो r+1। यही हमारा फार्मूला होगा। इसी फार्मूले से हम निकालेंगे पहली सवाल को कि 100 के सम गुणनखंडों या भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। इस फार्मूले को ध्यान से देखिए, नोट कर लीजिए और देखते हैं सवाल नंबर 1 इसी फार्मूले से। पहली सवाल 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 5 20, 5 100, अर्थात इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 और 5 की घात 2। अब हमसे क्या है, हमने कहा हमारा सवाल जो फार्मूला है वो कैसे रहेगा, 2 की घात p गुणे b की घात q गुणे c की घात r। घात जो p है उसको ज्यों का त्यों नोट करेंगे, जो 2 की पावर रहेगा उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जो b की घात रहेगा उसमें 1 ऐड करेंगे, p+1 ऐसे r+1। तो वही काम यहाँ करेंगे, 2 की घात में कुछ नहीं करेंगे, 2 था 2 को 2 जैसे नोट कर लेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, 2 का 2 नोट करेंगे और इस 2 में क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, 2 1 कितना होता है 3, 2 का 3 में गुणा करेंगे क्या आएगा 6। हम इसके पहले भी लगाए थे तो 100 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आई थी 6, और फार्मूले से भी लगाएंगे तब भी कितना आएगा 6। आप फार्मूले से लगाएंगे तो बड़ी से बड़ी सवाल भी लगा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी फार्मूले से, ध्यान से देखिए सवाल नंबर 2, 120 के सम गुणनखंडों या भाजकों की संख्या बताइए। सवाल नंबर 2, तो 120 का गुणनखंड हम करेंगे, क्या करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24 पंचे 120। हम इसके पहले सवाल में जहां कुल गुणनखंडों की संख्या निकाले थे वहां इसका फैक्टर किए थे, गुणनखंड किए थे, यहां आप कर लीजिएगा। देखिए 2 कितनी बार है, तो 2 की घात 3 और 3 की घात क्या लिखेंगे 1 और 5 की घात क्या लिखेंगे 1। तो हमारा फार्मूला क्या कहता है, जो 2 की घात हो उसको चेंज नहीं करते हैं, ज्यों का त्यों नोट कर लेते हैं। बाकी में क्या करेंगे, 1 जोड़ के लिखेंगे, 1 और 1 2, इस 1 में 1 जोड़ेंगे 1 1 2, गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो 120 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 12। फार्मूले से लगाएंगे तो आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दूसरा अर्थात अगला टॉपिक है हमारे पास विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, विषम भाजकों की संख्या। सबसे पहले हम क्या पढ़े, कुल भाजकों की संख्या, दूसरा क्या पढ़े, सम भाजकों की संख्या। अब क्या पढ़ेंगे, विषम भाजकों की संख्या। सेम उसी रूल से लगाएंगे। अगर हम ऐसे पहले देखें डायरेक्ट 100 के भाजक निकालें तो क्या कौन होंगे, कौन कौन होंगे, 1 2 से कटेगा और किससे कटेगा, 3 से नहीं 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, किससे कटेगा 5 से कट जाएगा, 10 से कटेगा, 20 से कट जाएगा, 25 से, 50 से और 100 से। तो सबसे पहला हम पढ़े थे कुल भाजकों की संख्या। देखिए 9 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सम भाजकों की संख्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे, 6 हुआ करता था, 2 4 1 2 3 4 5 6। अगर कुल संख्या है तो कुल भाजक 9 है, ऐसे भी बता सकते हैं कुल भाजकों की संख्या 9 है। सम भाजक अगर 6 है, कुल भाजकों की संख्या 9 है, सम अगर 6 है, तो अगर कुल भाजक में सम को घटा दिया जाए तो विषम कितने बचेंगे 3। आप ऐसे भी बता सकते हैं या आप काउंट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, काउंट कर लीजिए। काउंट करिए तो इसमें विषम संख्या कौन कौन सी है, तो आप कहेंगे 1 है, 5 है और 25 है। यही 3 संख्याएं हैं जो क्या है विषम है। तो विषम भाजकों की संख्या कितनी है 3। इसमें आंसर कितना आएगा 3। हमने बार बार कहा सवाल बड़ी हो जाएगी, अगर ऐसे लगाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले हम इसको किस से लगाएंगे, फार्मूले से लगाएंगे। हमारा फार्मूला क्या कहता है, चलिए देखते हैं। अगर हमको विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करना है, विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, ठीक है ना। विषम भाजकों की संख्या, सेम वही फार्मूला जो हम सम में पढ़े थे। सम का फार्मूला क्या था
कि 2 की घात p, हमारी सवाल किस रूप में होनी चाहिए, 2 की घात p, b की घात q और c की घात r। अगर इस रूप में रहेगा, हमसे विषम भाजकों की संख्या पूछे तो जो 2 की घात में रहेगा उस नंबर से कोई मतलब ही नहीं रखेंगे, उसको निकाल देंगे। बाकी जैसे करते थे, q में 1 जोड़ेंगे q+1, r में 1 जोड़ेंगे r+1, इसी फार्मूले से लगाएंगे। देखिएगा इसी फार्मूले से अगर हम पहली सवाल लगाएं तो आंसर क्या आता है, ध्यान से देखिएगा। पहली सवाल 100 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 और 5 की घात 2, ठीक है ना। तो हमारा फार्मूला क्या कहता है, अगर 2 की घात क्या हो, p हो, b की घात q हो और c की घात r हो, तो जो 2 की घात रहेगा उससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा, बाकी घातों में 1 जोड़ लेंगे q+1 और r+1। तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे। देखिए 2 की घात से कोई मतलब नहीं रखेंगे, बाकी बचा क्या, 2 में अगर हम 1 जोड़े तो क्या मिलेगा, 3। और हमारा आंसर भी यही आया था, अगर हम काउंट करके निकाले थे कि 100 के विषम भाजकों की संख्या कितनी थी, 3। इसका आंसर कितना होगा, 3। अगर इसी रूल से हम क्या लगाते हैं, सवाल नंबर 2 को लगाते हैं। देखिए ध्यान से, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 क्या है, 120 का गुणनखंड करेंगे। 120 का क्या करेंगे, गुणनखंड। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, पंचे 120। इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 और 3 की घात 1 और 5 की घात 1। हमने कहा जब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, विषम भाजकों की संख्या, तो अगर वो संख्या 2 से कट जाएगी तो विषम होबे नहीं करेगी, इसलिए 2 की जो घात में रहेगी उस संख्या को निकाल देंगे। जो बची संख्या है उसको रूल से अपने लगाएंगे, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा और पुनः 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 दूनी 4। तो 120 में विषम गुणनखंडों या भाजकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। हमने क्या क्या पढ़ा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या सबसे पहले पढ़ा, फिर पढ़ा कुल भाजकों की संख्या, फिर पढ़ा समभाजकों की संख्या और अब पढ़ लिए विषम भाजकों का। 4 टाइप का पढ़िए, बचा 3। अब ये पढ़ेंगे कुल भाजकों का योगफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कुल भाजकों का जोड़फल निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, कुल भाजकों का योगफल। कुल गुणनखंडों या भाजकों का क्या निकालेंगे, योगफल निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, कुल गुणनखंडों या भाजकों का योगफल कैसे निकालेंगे। हमने कहा अगर ये 100 है भाजक, हम जानते हैं, अगर हम पहली सवाल की चर्चा करें योगफल कैसे निकालेंगे। अगर ये 100 है, 100 के भाजक कौन कौन होंगे, तो आप कहेंगे 1, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा। आपको रट भी गया होगा, बार बार वही सवाल लगा रहे हैं आपको समझाने के लिए। ध्यान से देखिए, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, 20 से कटेगा, 25 से, 50 से और 100 से। तो हमसे कहा गया है, सबसे पहले इसके पहले पूछा गया था कुल भाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या, विषम का। लेकिन अब क्या पूछ रहा है, इनका योगफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, इनका योगफल, अर्थात 1 में 1 जोड़ दीजिए, ऐसे 2 को जोड़िए, फिर 4 को ऐड कीजिए, 5 को ऐड करिए, 10 को ऐसे +20 +25 +50 और +100। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करके देखते हैं आंसर कितना आता है। 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 और 4 7, 7 5 12, 12 में अगर हम 10 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये इतना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 22, ठीक है ना। 22 बचा, ये 20 और ये 25। 100 में 150, 150 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा। 20 में अगर हम ये 20 और ये जोड़ें, 20 और 22 कितना हो जाएगा, 20 और 22 42, प्लस ये हो जाएगा हमारा कितना, 50 20 70, 5 75 175। इसको ऐड कर लेते हैं तो 5 2 7 हो जाएगा, 7 4 11 1 हासिल लगा 1 1 1 2। हमारा आंसर कितना आएगा, 217 आएगा। तो हमको ऐसे लिख के जोड़ना पड़ेगा, समय लगेगा। ऐसे जोड़ेंगे
क्या होगा, काफ़ी समय लगेगा, हमारा समय खा जाएगा। पहली बात समय इसमें खाएगा, कुल भाज्य कैसे निकालेंगे, उसके बाद उनका जोड़फल जोड़ेंगे, टाइम खराब होगा, हमारे पास समय कम होता है पेपर में, तो हम इसको जल्दी से कैसे लगाएंगे, तो ध्यान से देखिए इसको हम जल्दी से कैसे लगाएंगे। आंसर याद रखिएगा 217, फार्मूले से भी लगाएंगे 217 ही आना चाहिए। ध्यान से देखिए सवाल नंबर 1 दूसरे तरीके से अर्थात फार्मूले से कैसे लगाएंगे। अगर हमसे कुल भाजकों का योगफल पूछा जाए, क्या पूछा जाए, कुल भाजकों का योगफल, कुल भाजकों का योगफल पूछा जाए। हमारी सवाल हमेशा इस रूप में होनी चाहिए, हम लोग पढ़ रहे हैं फार्मूला a की घात p गुणे b की घात q गुणे c की घात r, इस रूप में ही हमारी सवाल होगी। हम सवाल को जब भी कोई सवाल आएगी इस रूप में नहीं है तो इस रूप में बदल लेंगे। क्यों, क्योंकि हम सबसे पहले ही पढ़े थे अभाज्य गुणनखंड, हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे, उसके बाद अपने सवाल को लगाएंगे। कुल भाजकों का योगफल अगर हमको ज्ञात करना है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से फार्मूला देखेंगे। a की घात p है तो इसको स्टार्ट करेंगे a की घात 0 प्लस a की घात 1 a की घात 2, ऐसे आप डाट डाट तब तक आगे बढ़िएगा जब तक ये कहाँ शुरू हुआ, a की घात p, जब तक आपको क्या ना मिल जाए, a की घात p ना मिल जाए तब तक आप ये क्रिया करेंगे। ऐसे आप b के साथ करेंगे b की घात 0, ऐसे b की घात 1, ऐसे डाट डाट आगे बढ़ेंगे जब तक आपको क्या ना मिल जाए, b की घात q ना मिल जाए, तब तक ये क्रिया करेंगे। ऐसे आप क्या करेंगे, c के साथ भी करेंगे, c की घात 0, c की घात 1, c की घात 2 प्लस डाट 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 जब तक आपको c की घात r ना मिल जाए, तब तक अगर आप ये क्रिया करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सवाल को देखते हैं, पहली सवाल को इसी फार्मूले से लगाते हैं, इसी फार्मूले से सवाल नंबर 1 को लगाते हैं। आप फार्मूले का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान से देखिए, पहली सवाल है 100 का गुणनखंड हम क्या किए थे, 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। हमारा फार्मूला क्या कहता है, हमारा फार्मूला कहता है अगर सवाल हमारी a की घात p गुणे b की घात q गुणे c की घात r है तो योगफल निकालना होगा। तो a की घात 0 से शुरू करेंगे प्लस a की घात 1, क्या लिखेंगे, प्लस a की घात 1, ऐसे 2 आगे बढ़ेंगे जब तक कि हमको a की घात p न मिले। ऐसे b के साथ क्या करेंगे, b की घात 0 प्लस b की घात 1, ऐसे डाट डाट b की घात q जब मिल जाएगा तो बंद कर देंगे। ऐसे c की घात 0, c की घात 1 डाट 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 प्लस c की घात r, वही क्रिया यहाँ करते हैं। ध्यान से देखिए सवाल को, यहाँ घात 2 की घात 2 है तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे 2 की घात 0 पुनः 2 की घात 1 2 की घात 2। जब हमको ये वाला नंबर मिल जाएगा पूरा पूरा तो हम बंद कर देंगे। a की घात p यहाँ था, a की घात p जब मिल जाएगा तो क्रिया हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ऐसे 5 के साथ 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2, 5 की घात हमको 2 मिल गया, हम क्रिया बंद कर देंगे। फिर इसको हल कर लेते हैं। किसी भी नंबर की घात, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होता है उसका मान कितना होता है, 1 होता है, याद रखेंगे। चलिए सवाल को देखते हैं। 2 की घात 0 का मतलब 1, 2 की घात 1 का मतलब 2 को 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा, 2 को 2 बार गुणा करेंगे 2 दूना 4 हो गया। ऐसे 5 की घात 0 का मतलब 1, 5 की घात 1 का मतलब 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। चलिए जोड़ लेते हैं इसको, 4 2 6 और 1 7 हो गया। इसको जोड़ लेते हैं, 25 5 30 और 1 31 हो गया। गुणा कर लेते हैं, 7 1 कम 7 और 7 3 21, तो हमारा आंसर कितना आया, 217। और हम उसको ऐड भी किए थे तो आंसर कितना आया था, 217 आया था। आप इसको इस फार्मूले से लगाएंगे तो बड़ी से बड़ी सवाल को भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर वैसे काउंट करके निकालेंगे तो समय लगेगा। चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, 120 के कुल गुणनखंडों या भाजकों का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए लगाते हैं सवाल नंबर 2।
क्या लगाते हैं, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, 120। हमारे पास सवाल क्या है, सवाल नंबर 2 120। 120 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 पंचे 120। इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1। अपना काम वही है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 की घात 0 से, तब तक करेंगे जब तक आपको 2 की घात 3 न मिल जाए। चलिए हल करिए, 2 की घात 1 धन 2 की घात 2 धन 2 की घात 3 मिल गया, बंद कर देंगे ब्रैकेट। पुनः 3 की घात 1 है, 3 की घात 0 से शुरू करेंगे, धन 3 की घात 1 मिल गया, बंद कर देंगे। आगे चलते हैं, 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1। इसको हल कर लेते हैं। 2 की घात 0 का मतलब 1, 2 की घात 1 का मतलब 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का घन कितना होता है 8। ऐसे आगे 3 की घात 0 का मतलब 1, 3 की घात 1 का मतलब 3, 5 की घात 0 का मतलब 1, 5 की घात 1 का मतलब 5। हल कर लेते हैं, 2 1 3 4 7 8 7 कितना होता है 15 गुणे 3 1 4 और 5 1 6। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, 15 चौके कितना होता है, 15 चौके 60 गुणे 6, 6 छंग 36, आंसर कितना आएगा 360। 120 के कुल गुणनखंडों या भाजकों का जोड़फल कितना आएगा 360 आएगा। आप फार्मूले से लगाएंगे, बहुत आसानी से लगा पाएंगे। अगर फार्मूला से आप नहीं लगा रहे हैं, आपको लगाने में समय लगेगा तो है ही, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा, समय बचाना है तो आप फार्मूले से प्रैक्टिस करेंगे। घर पे बैठ के कोई भी सवाल लेके अपने, हम 120 लिखे हैं, आप 240 लिखिए, 360 1000 2000 जो इच्छा है वो लिख के सॉल्व करिए, आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, अगला टाइप चलते हैं। अगला टाइप हमारे पास है समभाजकों का योगफल ज्ञात कीजिए। अभी तक पढ़े कुल भाजकों का योगफल, अब पढ़ेंगे समभाजकों का, उसके बाद विषम भाजकों का योगफल, वो लास्ट होगा। ये हमारा छठा टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 वही सवाल, सेम सवाल है, 100 के सम गुणनखंडों या भाजकों का योगफल ज्ञात कीजिए। सेम रूल से लगाएंगे, ध्यान से देखिए। पहली सवाल है हमारे पास 100 को हम 100 के भाजक कौन कौन से होंगे, 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। तो हमसे समभाजक कहा है, समभाजक कौन कौन है इसमें, आप कहेंगे 2 है 4 है, और उनका योगफल भी बताना है। 2 धन 4 धन 10 धन 20 धन 50 और धन 100, वो कुल 6 होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, इनका योगफल बताना है। क्या बताना है, योगफल बताना है। चलिए जोड़ लेते हैं, 100 में 50 जोड़ेंगे, 150 में 20 170, 170 और 10 180, 4 84, 84 और 2 86, आंसर कितना आएगा 186 आएगा। कितना आएगा 186 आएगा। आपको ऐसे लिख के ऐड करना पड़ेगा। हम किससे लगाएंगे, अपने फार्मूले से लगाएंगे। चलिए हमारा फार्मूला क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। सेम रूल, वही फार्मूला, फार्मूले में कोई अंतर नहीं। सम भाजकों का योगफल, क्या पूछेगा, समभाजकों का क्या ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। समभाजकों का क्या ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जब समभाजक रहेगा तो हमारी सवाल जो a की घात p गुणे b की घात q गुणे c की घात r था, वो क्या हो जाएगा, वो हमारी सवाल क्या हो जाएगी, सम तभी मिलेगा हमको जब उसमें सम भाजक अर्थात 2 का गुणज होगा, तभी मिलेगा। तो हमारा सवाल कैसा होना चाहिए, 2 की घात p, b की घात q और c की घात r, इस रूप में होगा, तभी हमको क्या मिलेगा, सम भाजक मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अब इनका अगर हमको योगफल निकालना हुआ तो उसी तरीके से
2 की घात p है तो 2 की घात 0 से स्टार्ट करेंगे। अगर हम 2 की घात 0 लिखते हैं तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। उसका मान कितना होता है? 1। एक समभाजक नहीं होता है, इसलिए जब भी समभाजकों का योगफल पूछा जाए तो हम 2 की घात 0 से नहीं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 की घात 1 से स्टार्ट करेंगे। धन 2 की घात 2 धन 2 की घात 3, ऐसे डॉट 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 जब तक आपको क्या ना मिल जाए? 2 की घात p ना मिल जाए, ये नंबर ना मिल जाए। केवल सेम फार्मूला है, निकाले किसको है? 2 की घात 0 को नहीं काउंट करेंगे, बाकी सभी को ज्यों का त्यों नोट कर लेंगे। ऐसे ये हो जाएगा b की घात 0 b की घात 1 धन डॉट 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 धन b की घात क्यों। ऐसे c में आ जाएगा r की घात 0 c की घात 0 c की घात 1, ऐसे डॉट 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 c की घात r। इसी फार्मूले से हम सवाल लगाते हैं पहली सवाल को कि समभाजकों का योगफल क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं सवाल नंबर 1 पे, इसी फार्मूले से सवाल को लगाते हैं। तो सवाल नंबर 1 है 100। 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। तो फार्मूला हमारा क्या कहता है? सवाल हमारी होनी चाहिए 2 की घात p गुणे b की घात q गुणे c की घात r। फार्मूला कहता है आप 2 की घात 0 से नहीं शुरू कर सकते हैं, 2 की घात 1 से शुरू करेंगे। जब समभाजक निकालना हुआ, उनका जोड़फल निकालना हुआ तो 2 की घात 2, ऐसे डॉट 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 2 की घात, जब तक p मिल जाएगा तो बंद कर देंगे। ऐसे ही b की घात 0 b की घात 1, ऐसे डॉट 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 b की घात क्यों। ऐसे आप c से स्टार्ट करेंगे, c की घात 0 c की घात 1 डॉट 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 c की घात r मिलेगा तो बंद कर देंगे। चलते हैं इसी रूल से इस सवाल को लगाते हैं। 2 की घात 0 है, स्टार्ट 2 की घात 2 है, स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 2 की घात 1 धन 2 की घात 2। 5 को स्टार्ट कर 0 नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 5 की घात 0 धन 5 की घात 1 धन 5 की घात 2। हल करिए इसको। 2 की घात 1 का मतलब 2 होता है, 2 की घात 2 का मतलब 4 होता है, 5 की घात 0 का मतलब 1, ये 5 हो गया, ये 5 पचम 25 हो गया। हल कर लेते हैं, 4 और 2 6, 5 1 6 25 6 कितना होता है? 25 6 कितना होता है? 31 होता है। 25 6 31, तो 6 1 कम 6 6 3 18। हम जब इसको ऐड भी किए थे 100 के भाजक निकाल के, 6 समभाजक आए थे, तब भी हमारा आंसर कितना आया था? 186 आया था। हम फार्मूले से लगाएंगे, आसानी से लगा लेंगे। ठीक इसी फार्मूले से हम सवाल नंबर 2 को लगाते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 है 120। 120 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की घात, क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 पंचे 120, अर्थात 2 की घात 3, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। हल करते हैं इसको। ऐड कैसे करेंगे? स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट करेंगे हम 2 की घात 1 से, 2 की घात 1 2 की घात 2 और 2 की घात 3 मिल गया। बंद कर देंगे ये क्रिया। 2 की घात 3 जब मिलेगा, ये नंबर जब भी मिल जाए तो वो क्रिया बंद कर देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। वैसे 3 3 की घात 0 3 की घात 1, ऐसे इसमें 5 की घात 0 5 की घात 1। हल करिए इसको, ऐड करते हैं, इसका मान 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 की घात 3 करेंगे 2 दूनी 4 दूना 8 हो जाएगा। 3 की घात 0 का मतलब होता है, 3 की घात 0 का मतलब 1, 3 की घात 1 का मतलब 3। ये 5 की घात 0 का मतलब क्या होता है? 1 हो जाएगा। 5 की घात 1 का मतलब 5 हो जाएगा। हल कर लेते हैं, 4 2 6, 8 और 6 कितना होता है? 14, 3 और 1 4 और ये 5 1 6। गुणा करते हैं, 14 14 चौके 56 गुणे 6, 14 चौके 56, 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 1 कम 4 1 5। गुणा करिए, 6 छंग 36 की 6 हासिल लगा 3, 6 5 6 30, 30 और 3 33। इसका आंसर कितना आएगा?
336। ये सवाल नंबर 2 था। 120 के सम गुणनखंडों या भाजकों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो आंसर कितना आएगा 336। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है, 7वां टॉपिक कि विषम क्या है हमारे पास, विषम भाजकों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछेगा, विषम भाजकों का योगफल ज्ञात कीजिए। विषम भाजकों का योगफल, कुल भाजकों का योगफल पढ़ लिए, सम भाजकों का पढ़ लिए। हम ऐसे भी कर सकते हैं, कुल भाजकों के योगफल में अगर हम सम भाजकों को क्या करें, माइनस कर दें, तब भी हमारे पास विषम भाजकों का योगफल आ जाएगा। यह हम रूल से लगाते हैं तब भी आंसर आएगा। चलिए रूल से देखते हैं। सबसे पहले 100 के भाजक निकालते हैं, तो 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100, कुल 9 भाजक होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। विषम भाजक कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे 1। विषम भाजक कौन कौन से हैं, ये 1 है, ये 5 है और ये 25। इनको ऐड कर लेना है, तो 1 में 5 जोड़िए और 25, तो ऐड करिए, तो 5 1 6 25 6 कितना होता है 31। आप ऐसे काउंट करके चाहे आंसर निकालिए, 25 5 30 और 1 31 इसका आंसर आएगा। या आप फार्मूले से, सबसे अच्छा तरीका होता है फार्मूला। अगर आप फार्मूला याद कर लेते हैं, एक ही फार्मूला सभी सवाल में लग रहा है, तो आप फार्मूले को याद कर लेंगे तो आसानी से सवाल, बड़ी से बड़ी सवाल लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका फार्मूला कैसे फार्मूले से लगाएंगे विषम भाजकों का योगफल। क्या फार्मूला हमारा क्या कह रहा है, विषम भाजकों का, विषम भाजकों का योगफल। सवाल हमारी कैसे रहेगी, a की घात p गुणे b की घात q गुणे c की घात r। इस रूप में ना हो के सवाल हमारी किस रूप में हमेशा बनाएंगे, अगर ऐसे हो गए 2 की घात p, b की घात q और c की घात r में रहेगा, अर्थात उसमें सम संख्याएं भी होंगी और विषम संख्याएं भी रहेंगी। जब भी इसका योगफल हमको निकालने के लिए कहेगा, तो हम जो भी 2 की घात में संख्या रहेगी उस संख्या को क्या करेंगे, उस संख्या को क्या करेंगे, निकाल देंगे। बाकी जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। b की घात 0, b की घात 0, b की घात 1, ऐसे b की घात 2, डॉट डॉट डॉट। जब हमको b की घात q मिल जाएगा तो ये क्रिया हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ऐसे यहाँ करेंगे, क्या करेंगे, c की घात 0, c की घात 1, ऐसे डॉट 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 c की घात r। इसी फार्मूले से हम इस सवाल को लगाते हैं, पहली और दूसरी सवाल को लगाते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। हम पहली सवाल को लगाए थे, हमारा आंसर क्या आया था, 31 आया था। इस फार्मूले से लगाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, फार्मूले से लगाते हैं सवाल नंबर 1, 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 और 5 की घात 2। फार्मूला क्या कहता है, अगर सवाल 2 की घात p और b की घात q और c की घात r के रूप में है, तो आप क्या करेंगे, आप 2 की घात की संख्या को नहीं जोड़ेंगे, निकाल देंगे, क्योंकि वो संख्या सम हो जाएगी। बची संख्या को हल करेंगे, b की घात 0 धन b की घात 1, ऐसे डॉट डॉट डॉट। जब आपको b की घात q मिल जाएगा तो ब्रैकेट बंद कर देंगे। आगे c की घात 0, c की घात 1, ऐसे डॉट 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 c की घात। जब हमको r मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, c की घात r मिल जाएगा, तो वो क्रिया बंद कर देंगे। सेम उसी फार्मूले से यहाँ लगाएंगे। 2 की घात है, 2 की घात को निकाल देंगे, बचा 5। इसको हल कर लेते हैं। अगर इसको हल करेंगे तो 5 की घात 0, 5 की घात 1 और 5 की घात 2। ऐड करिए इसको, 5 की घात 0 का मतलब 1, 5 की घात 1 का मतलब होता है 5, 5 की घात 2 का मतलब होता है 25। ऐड कर लीजिए, 1 और 5 6, 25 और 6 कितना हो गया 31। हम हल भी किए थे, काउंट करके जोड़े थे, तब भी आंसर कितना आया था 31, और फार्मूले से लगाए तब भी आंसर कितना आया 31। इसी फार्मूले से हम सवाल नंबर कौन सी लगाते हैं, 2। देखिए सवाल नंबर 2। दूसरी सवाल हमसे क्या कह रही है, 120 के सभी विषम भाजकों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 120 के सभी विषम भाजकों का योगफल। इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3,
3 की घात 1 और 5 की घात 1, 2 दूनी 4 दूनी 8, त्रिक 24 पंचे 120। तो हमारा रूल क्या कहता है, हमारा रूल कहता है जो 2 की घात में रहेगा उसको क्या करेंगे, उसको निकाल देंगे, उससे कोई मतलब नहीं, बाकी संख्या को हल करेंगे। जैसे लगाते हैं 3 है, 3 की घात 0, 3 की घात 1 बंद का, क्योंकि 3 की घात 1 तक है ही है, दूसरे ब्रैकेट में 5 की घात 0 और 5 की घात 1। हल कर लेते हैं। 3 की घात 0 का मान 1 होता है, 3 की घात 1 का मतलब 1 होता है, 5 की घात 0 का मतलब क्या होता है 1 और 5 की घात 1 का मतलब 5। हल करिए, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 6 चौके कितना होता है 24। तो 120 के विषम गुणनखंडों या भाजकों का योगफल कितना होगा 24। ये आज का टॉपिक था हमारे पास कि विषम भाजकों का योगफल अर्थात कुल गुणनखंडों या भाजकों पर आधारित प्रश्न था हमारे पास। पहला टाइप हम पढ़े अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, फिर पढ़े कुल भाजकों या गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, फिर अगला पढ़े हम लोग समभाजकों का, विषम भाजकों का, फिर पढ़े कुल भाजकों का योगफल, समभाजकों का योगफल, और अंतिम पढ़े विषम भाजकों का योगफल। आप किसी भी सवाल को इसी रूल से लगाइए। जैसे कोई सवाल आपके पास हो, हम सवाल दे दें आपको, क्या दे दें, इसमें अगर हम सवाल आपको एक सवाल दे रहे हैं, इस सवाल को आप घर पे लगाइएगा। सवाल क्या है कि 360 के सभी, पहली सवाल लगाइएगा, इसी सवाल को लेकर लगाइएगा और आंसर को आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सवाल है आपके पास, ये आपका होमवर्क है, HW गृह कार्य। गृह कार्य कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ये पढ़ाई से संबंधित है, घर का कार्य। तो 360 में आप क्या क्या निकालेंगे, सभी क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। दूसरा आप क्या निकालेंगे, कुल भाजकों की संख्या। ठीक है। तीसरा आप निकालेंगे समभाजकों की संख्या। आगे क्या निकालेंगे, विषम भाजकों की संख्या। फिर क्या निकालेंगे, कुल भाजकों का योगफल निकालिएगा। फिर क्या निकालेंगे, समभाजकों का योगफल निकालिए। और लास्ट क्या निकालेंगे, विषम भाजकों का योगफल। ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 एक सवाल देके कुल 7 प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। जैसे हम आपको एक सवाल दे दिए, होमवर्क है, आप करिएगा कि 360 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इसमें कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। दूसरा आपसे पूछेगा कुल भाजकों की संख्या। आप सातों रूल जानते हैं, सातों रूल से आप इस सवाल को लगाएंगे। बार बार अगर नहीं समझ में आता तो आप पीछे जाके वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।